Okay. Last time we were discussing how to avoid conflicts. हमने देखा कि दो तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट। एक तो जो इंटरनल लॉज है, उन इंटरनल लॉज को आप यूनिफॉर्म कर दीजिए। हमने बर्न कन्वेंशन देखा, वॉर्सॉ कन्वेंशन देखा। स्पेसिफिकली हमने कॉपीराइट्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा डिस्कस कर लिया, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे अलग अलग देश हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके सेम लॉज रखते हैं। थोड़ा बहुत चेंज होता है, माइनर चेंजेस। जैसे मैंने बोला कि बर्न कन्वेंशन में कोई भी कॉपीराइट है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए 50 साल दिए जाते हैं, नॉर्मली 50 इयर्स। कोई ऑथर है, होल हिज लाइफ ही विल गेट द रॉयल्टी फॉर हिज वर्क, एंड एट द सेम टाइम आफ्टर हिज डेथ उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे या उसके जो नॉमिनीज होंगे उसको अगले 50 साल के लिए रॉयल्टी मिलती रहेगी। लेकिन इंडिया में 60 साल, आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर इट इज 60 इयर्स। सो थोड़ा सा माइनर चेंजेस होते हैं। ओके, वो एक था कि हमने देखा कि कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है कि सभी देश अपने इंटरनल लॉज को यूनिफॉर्म ना करें। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या था कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के जो रूल्स हैं उनमें हम यूनिफॉर्मिटी लाएं। ठीक है, तो वो यूनिफॉर्मिटी कैसे लाएंगे अभी हम आज देखते हैं। विल सी टुडे। Prior to the 7th session in 1951, the sessions were confined to the continental states of Europe, for owing to the fundamental differences between the common law and the civil law, which forms the basis of most European systems. There seemed little prospect of agreement being reached between the two groups. तो मैंने आपको बोला कि कॉमन लॉ कंट्रीज एक तरफ है और सिविल लॉ कंट्रीज एक तरफ है। हमने कल के सेशन में हमने देखा कॉमन लॉ कंट्री वो कंट्रीज होती हैं जहां पे सारे लॉज कोडिफाई नहीं किए जाते। सर्टेन थिंग्स आर केप्ट फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सर्टेन थिंग्स आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सभी चीजों पे आप कायदा नहीं बना सकते। और जो सिविल लॉ सिस्टम है उन देशों में एवरीथिंग इज कोडिफाइड। उसके अलावा अगर कुछ होता है उस देश में उसको एंटरटेन नहीं किया जाता। वो बोलते हैं हमारे पास ये कायदा नहीं है, ये लीगली करेक्ट है, मॉरली करेक्ट है, इनकरेक्ट है, दे डोंट केयर अबाउट इट। ओके, तो इन दोनों देशों में जो सिविल लॉ कंट्रीज है और कॉमन लॉ कंट्रीज में इंटरनल लॉज में यूनिफिकेशन होने में तकलीफ हो रही थी। ओके, देयर वर प्रॉब्लम्स बिटवीन दिस टू टाइप्स ऑफ कंट्रीज। उसके लिए कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन लाना जरूरी था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक तरफ हो रहा था, एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाने हैं, गुड्स सर्विसेज लोगों को इधर से उधर ट्रैवल करना है, तो ऑब्वियसली सिविल डिस्प्यूट्स होंगे। whenever there is trade, ऐसा तो नहीं होगा कि कभी डिस्प्यूट नहीं होगा। So obviously there has to be some common grounds on the basis of which whether you are a common law country or you are a civil law country does not matter, solution मिलना जरूरी है। The British delegates, however, attended the 7th and subsequent sessions no longer mere observers but as full members. तो मैंने आपको बोला था कि आपको ऑब्जर्वर का स्टेटस कब मिलता है, whenever you have not signed that particular convention, but आप सिर्फ ऑब्जर्वर, मतलब आप जस्ट जाके बैठते हो, सुनते हो, आपने रिकमेंडेशन दे सकते हो, उसके अलावा आपकी बात सुनेंगे ही, इसके ऊपर कोई भी गारंटी नहीं। तो ऑब्जर्वर वो होता है कि जो देखते हैं कामकाज कैसे चल रहा है। व्हेन यू आर अ फुल टाइम मेंबर तो आपके पास वोटिंग की राइट होता है, यू कैन वोट। मतलब आपने उस कन्वेंशन में आपने साइन किया है, रेटिफाई किया है ना, अभी हम जो बोलेंगे उसके ऊपर हमारा वोटिंग का अधिकार होता है। जब भी कोई डिस्प्यूट आती है, जब भी कोई चर्चा होती है, तो उसके ऊपर वोटिंग होती है नॉर्मली, कि आप एग्री करते हो कि डिसएग्री, यस और नो। ऑब्जर्वर के पास ये वोटिंग पावर नहीं होती। तो नेक्स्ट टाइम मतलब ब्रिटिश डेलीगेट्स, मतलब दोस कंट्रीज बिलोंगिंग टू द कॉमन लॉ सिस्टम, क्योंकि इंग्लैंड ये कॉमन लॉ को बिलोंग करता है, इंडिया भी कॉमन लॉ को ही बिलोंग करता है, इन्होंने ये सेशन अटेंड किए। डेलीगेशन बाकी भी देश भी है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, ये भी सारे कॉमन लॉ कंट्रीज हैं। ठीक है, कॉमन लॉ ज्यूरिसडिक्शन है, ये सारे देशों ने अटेंड किया। A step of great significance taken in 1951 was the drafting of the charter designed to place the Hague Conference on a lasting footing by establishment of a permanent bureau. यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, यूएन चार्टर, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यूनाइटेड नेशंस का अल्टीमेट गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसको अचीव करने के लिए वो क्या क्या करने वाले हैं, वो सब कुछ मेंशन है। यूएन चार्टर में ह्यूमन राइट्स के बारे में भी बताया गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में भी बताया गया है, वॉर के बारे में बताया गया है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन,
protection of women, protection of children, protection of refugees, protection of stateless persons. ये सारी चीजें यूएन चार्टर में मेंशन की गई है कि अगर इस कंटेक्स्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो यूएन चार्टर में उसका सोल्यूशन दिया हुआ है। और इसी यूएन चार्टर को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग कन्वेंशन साइन किए गए। ठीक है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, उनको एनफोर्स करने के लिए हम कायदा पास करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भाई देयर शुड बी प्रोटेक्शन फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उसके लिए हमारे पास रिजर्वेशन पॉलिसी है। हम बोलते हैं कि औरतों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक लॉज हैं जो सिर्फ औरतों को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस पे कायदा है, डाउरी के ऊपर कायदा है, सती के ऊपर कायदा है, बच्चों को बचाने के लिए भी हम चाइल्ड मैरिज एक्ट का प्रोहिबिशन के लिए हमारे पास कायदा है। तो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे कायदे पास करते हैं। उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन को अपना चार्टर इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कन्वेंशंस पास किए। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द कंट्रीज वेदर उस कन्वेंशन को मुझे साइन करना है कि नहीं करना है। समझ रहे हो? जैसे मैंने बताया, इंडिया ने सारे कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस के साइन नहीं किए हुए। ओके, बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज हैं, कन्वेंशन है जिसको हमने पढ़ा भी नहीं है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, सजेशन हो सकता है कि इंडिया ने ये साइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट, दैट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो यूएन चार्टर वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट, जिसके अंदर चार्टर मतलब क्या, अ डॉक्यूमेंट व्हिच विल टेल व्हाट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन डज। ठीक है, जैसे अगर मैं इस कॉलेज के चार्टर का अगर होता, सपोज होगा, हमने नहीं पढ़ा है, होगा, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन का अभी मैंडेट है कि उनका एक चार्टर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ सिटीजन चार्टर, जिसके अंदर बेसिकली आप सब मेंशन करोगे कि इस इंस्टीट्यूट में आपको क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी और किस क्वालिटी की दी जाएंगी। तो हर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर, कोई भी इंस्टीट्यूट, उनका एक चार्टर होता है, जिसके बेसिस पे जो बाहर का कस्टमर है, क्लाइंट है, इंडिविजुअल है, वो चार्टर पढ़ के समझ सकता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम क्या है। तो अगर यूनाइटेड नेशन है तो उसका काम क्या है, चार्टर पढ़ लो, चार्टर पढ़ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। दिस चार्टर हैज बीन एक्सेप्टेड बाय मेनी कंट्रीज। जी हाँ, इंडिया ने भी इसको साइन किया हुआ है, including UK, and the bureau consisting now the Secretary General, Deputy Secretary General, 3 first secretaries and a small team of legal officers belonging to different countries was established at the Hague. Hague कॉन्फ्रेंस में यूएन चार्टर को एस्टेब्लिश किया गया और बहुत सारे देशों ने इस चार्टर को एक्सेप्ट किया, इंक्लूडिंग यूके, यूएसए, अमेरिका, यूएसए से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन सभी देशों ने इस चार्टर को एक्सेप्ट किया। ठीक है, its mission is to be a forum for the member states for the development and implementation of common rules of private international law in order to coordinate the relationships between different private law systems in international situations and to promote international judicial and administrative cooperation in the fields of protection of the family and children, civil procedure and commercial law. इस चार्टर के अंदर इसका मिशन क्या है? व्हाट इज, देखो आपके प्रीएम्बल, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल है, उस प्रीएम्बल के अंदर बेसिकली आप क्या बोल रहे हो, इट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर किसने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कब उसको एक्सेप्ट किया गया, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपका फॉर्म ऑफ गवर्नेंस क्या है, वो सब कुछ आपके प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। करेक्ट? उसी तरीके से ये जो चार्टर है इसका क्या मिशन है? इसका मिशन ये है कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। इनका ये मिशन है कि फैमिली, बच्चे, सिविल प्रोसीजर, कमर्शियल लॉज, इनमें यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, क्योंकि whenever there is a dispute where a foreign element is involved, उसमें हमें solution लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, justice करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। More often than not problem क्या होता है? Because there is no unification, अलग-अलग legal systems है, because there is private law systems. Private law systems मतलब हर एक देश का अपना-अपना law है। That is private law system. मेरा law मेरा, आपका law आपका। आप देखेंगे वेस्ट एशिया में शरियत लॉ है, इंडिया में सेकुलर है। अगर आप नेपाल में देखोगे तो हिंदू नेशन, तो हर एक कंट्री का अपना अपना कायदा होता है, तो सभी में यूनिफिकेशन लाना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए ये जो चार्टर है इसका ये मिशन है कि स्पेसिफिकली फैमिली मतलब मैरिज, डिवोर्स, चिल्ड्रन की बात करें तो अडॉप्शन, प्रॉपर्टी सक्सेशन, सिविल प्रोसीजर मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को अगर किसी ने परफॉर्म नहीं किया, कमर्शियल लॉज मतलब उसके अंदर फिर से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आ जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आ जाता है। एटलीस्ट इन सिविल लॉज में हमने यूनिफॉर्मिटी लाना जरूरी है।
क्रिमिनल लॉ का स्ट्रेट फॉरवर्ड है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्राइम, तो वहाँ पे सिंपल है, जहाँ पे भी वो ऑफेंस होता है वहाँ का वो जुरिडिक्शन होता है, वहाँ का कायदा इंप्लीमेंट होगा। अजमल कसाब भले ही पाकिस्तानी था, वो इंडिया में आया, उसने टेररिज्म किया, स्प्रेड, उसने लोगों को मारा, उसको हमने आईपीसी के अंतर्गत सीआरपीसी को फॉलो करके हमने उसको सजा दी। Did we look at Pakistan's IPC? No. Did we look at Pakistan's procedure? No. It was a criminal law. Criminal crime की गई उसने, उसका पूरा जुरी, और जो किया वो इंडिया में किया, तो जुरिडिक्शन हमारा है, उसमें कोई सवाल नहीं उठता है जुरिडिक्शन का। जहाँ पे ऑफेंस होगा वहाँ का जुरिडिक्शन होगा, पर सिविल में ऐसा नहीं होता है। Its chief functions are to examine and prepare proposals for the unification of private international law. सबसे ये जो चार्टर है एक कॉन्फ्रेंस का, इस कॉन्फ्रेंस का, इस चार्टर का सबसे बड़ा एम ये था कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को यूनिफाई कैसे किया जाए, हाउ टू यूनिफाई दैट, and to keep in touch with the Council of Europe and with governmental and non-governmental organizations such as Commonwealth Secretariat and the International Law Association. देखिए, आप जब प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में यूनिफाई करना चाहते हैं तो सभी का कोऑपरेशन होना जरूरी है। एवरीबॉडी, ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर शुड बी इन द पर्टिकुलर प्रोसेस। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बिना, अभी जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम्स को ऑनलाइन रखना है कि ऑफलाइन रखना है, ये डिसीजन लेने के लिए आज से यूनिवर्सिटी ने बता दिया, तो बच्चों की भी प्रॉब्लम सुनना जरूरी है। बच्चों का क्या कहना है, व्हाट प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, एंड लेट द मेजॉरिटी टेक द डिसीजन। स्टेक होल्डर्स को बताना जरूरी है, पेरेंट्स, बच्चे, टीचर्स, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्लस यूनिवर्सिटी, सभी का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अगर आपने वन साइडेड डिसीजन दे दिया तो देयर इज द पॉसिबिलिटी दैट पीपल विल नॉट लिसन, और लोगों का नुकसान हो सकता है। इसीलिए जब आप प्राइवेट इंटरनेशनल को यूनिफाई करना चाहते हैं तो कॉमनवेल्थ, यूरोपियन यूनियन, ये जो बड़े बड़े पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अगर इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्शन लेके और आपका यूनिफिकेशन फेल हो जाएगा, क्योंकि सभी लोगों को यूनिफिकेशन मतलब सभी को ये मानना पड़ेगा, एवरीबॉडी हैज टू एक्सेप्ट दिस प्राइवेट इंटरनेशनल रूल्स। The Bureau works under the general direction of the Standing Government Commission of the Netherlands, which was established by the Royal Decree 1897 with the object of promoting the codification of private international law. 1897 से ये चलते आ रहा है कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को यूनिफाई करना चाहिए। तो बहुत सालों से ये एफर्ट्स चल रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। समझ रहे हो कि तब से 1987 से नेदरलैंड में कमेटी बैठी, कमीशन बैठाया गया है जो काम कर रहा है यूनिफाई करने के लिए, लेकिन अब तक वो नहीं कर पा रहे। Fairly recent English statutes relating to private international law problems which owed their existence at least in part to acceptance by UK of the Hague Conventions include, अभी देखो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ यूनिफाई करने के बाद इंग्लैंड में कौन से कायदे पास हुए, विल्स एक्ट 1963, एडॉप्शन एक्ट, एविडेंस प्रोसीडिंग्स इन अदर जुडिशियल एक्ट, चाइल्ड अबडक्शन कस्टडी एक्ट, फैमिली लॉ एक्ट, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रस्ट एक्ट। ये जो कायदे इंग्लैंड ने पास किए, दे आर इन कंसोनेंस, दे आर इन कंसेंसस विद प्राइवेट इंटरनेशनल। कि जब कभी भी विल मतलब हम जब मरने से पहले विल बनाते हैं, एडॉप्शन, बच्चे का एडॉप्शन राइट्स, ओके, एविडेंस, किस चीज को एविडेंस मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, चाइल्ड अबडक्शन, कस्टडी, फैमिली लॉज, यहाँ पे उसके बाद ट्रस्ट, ये सारे सिविल इश्यूज हैं। जब कभी भी ऐसे प्रॉब्लम, सिविल डिस्प्यूट्स होंगे जिसके अंदर फॉरेन लिमिट इन्वॉल्व है, फॉरेनर इन्वॉल्व है, तो ये लॉज जो इंग्लैंड ने अडॉप्ट किए हैं, ये काफी दूसरे देशों ने अडॉप्ट किए थे ऑन द बेसिस ऑफ द चार्टर व्हिच यूनिफाइड द प्राइवेट इंटरनेशनल। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि यूरोपियन यूनियन ने कैसे कैसे अलग अलग लॉज इंप्लीमेंट किए हैं ताकि सभी देशों में एक ही लॉ फॉलो हो। इतने सारे देश हैं, 30-40 और कंट्रीज आर देयर विद इन यूरोपियन यूनियन, तो वो सभी मिलके कैसे, उनमें झगड़े होते हैं, लेकिन वो झगड़ों को सॉल्व करने के लिए क्या लॉज है वो आगे देखते हैं। So in addition to the convention mentioned above, many similar arrangements have been made between individual countries, as for example the bilateral conventions on civil procedure concluded by UK with a large number of foreign states. देखिए, हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन बनाए हैं, ठीक है, अलग अलग ह्यूमन राइट्स पे है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे है, हमने फैमिली के ऊपर है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, लेकिन देयर विल बी सम कंट्रीज हु विल नॉट साइन। तो उस देश के साथ जो देश मान नहीं रहा है, जो देश ऐसे कन्वेंशंस रैटिफाई नहीं कर रहा है, साइन नहीं कर रहा है, तब आप क्या कर सकते हो, उस कंट्री के साथ इंडिविजुअली या बायलैटरल रिलेशंस के थ्रू कन्वेंशन साइन करना। तो इंग्लैंड ने भी वही किया, यूके ने भी वही किया है कि बहुत सारे देश जैसे अमेरिका, यूरोप, इंडिया, पाकिस्तान, सभी देशों के साथ इंग्लैंड ने बायलैटरली
बहुत ऐसे एग्रीमेंट साइन किए कि अगर इन दोनों देशों में अगर कुछ सिविल डिस्प्यूट होती है तो सॉर्ट आउट करने के लिए देयर हैज टू बी सम अरेंजमेंट्स। तो बायलैटरल एग्रीमेंट से भी आप दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ा सकते हो। और ज्यादातर अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे बायलैटरल रिलेशंस पे ही ज्यादा से ज्यादा चीजें डिपेंड करती है, क्योंकि बहुत ऐसे देश हैं जिन्होंने प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को यूनिफाई करने की कोशिश की है लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, अगर एग्जांपल ले लें of a limited multilateral convention is that concluded in 1969 between the BINOC states. अभी BINOC states कौन है? Belgium, Netherlands, Luxembourg, which unified the rules of private international law on the more important matters such as capacity and status, succession to property or death, and the essential validity of contracts. तो इन तीन देशों में, कौन से देश? बेल्जियम, नेदरलैंड और ल्यूजमबर्ग, ये तीन देशों ने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट साइन की कि जब कभी भी डिस्प्यूट होगी विद रिस्पेक्ट टू सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रॉपर्टी का मैटर हो गया, कैपेसिटी स्टेटस हो गया, मतलब मैरिज हो गया, इनके रिलेटेड इन तीनों देशों में कोऑर्डिनेशन होगा। तो ये तीन देशों ने मिलके अपने बीच में एग्रीमेंट्स, बायलैटरल एग्रीमेंट साइन की। इन टॉपिक, लीगल टॉपिक्स पे अगर सिविल डिस्प्यूट्स होगी तो जुरिस्डिक्शन क्लियर होगा, कौन सा लॉ इंप्लीमेंट करना है वो क्लियर होगा। तो उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर दिए। मैंने आपको बोला पिछले सेशन में कि इंग्लैंड में द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द चॉइस ऑफ लॉ इज डोमिसाइल। यूरोप में द क्राइटेरिया टू डिसाइड द चॉइस ऑफ लॉ इज नेशनैलिटी। ये कैसे हुआ? क्योंकि उन देशों के बीच में वो एग्रीमेंट है कि दिस विल बी द क्राइटेरिया इन यूरोप, दिस विल बी द क्राइटेरिया इन इंग्लैंड। So certainly बेल्जियम, नेदरलैंड और ल्यूजमबर्ग में भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो आप फॉलो करोगे तो ये डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। तो तीनों देशों ने वो माना एंड दिस इज ओनली बिटवीन दिस थ्री कंट्रीज। इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके का कोई लेना देना नहीं। ओके, अगर इंडिया का इनके साथ डिस्प्यूट होता है तो उनके लिए अलग लॉ इंप्लीमेंट होंगे। तो दैट विल डिपेंड अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड दिस कंट्रीज। अब मैं आपको यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल देता हूँ। इंडिया जब भी यूरोप के साथ डील करता है तो हम यूरोप एज अ होल यूनिट के साथ डील करते हैं। हम वन टू वन रिलेशंस बहुत कम देशों के साथ हैं। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? यूरोपियन यूनियन के साथ जब भी हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स के लिए हम डायरेक्टली पूरे पॉलिटिकल यूनिट के साथ ट्रेड करते हैं। पर जब हम स्पेसिफिकली जर्मनी के साथ, हम जर्मनी से हम सोलर टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। आपको पता नहीं होगा लेकिन जर्मनी ने अपनी अभी उनकी सारी इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करते हैं। उन्होंने अपने सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बंद कर दिए हैं। उनका कोल कंजम्पशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बन चुका है। इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच इज एडवांस्ड इन सोलर टेक्नोलॉजी। उनकी गाड़ियां भी सोलर एनर्जी पे चलती हैं। उनकी ऑटोमोबाइल सेक्टर तो सभी को पता है कि जर्मनी बहुत आगे है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी पे चलने वाले व्हीकल्स। तो हम अभी पूरे यूरोप के साथ तो डील नहीं कर सकते, हमें सिर्फ जर्मनी के पास से चाहिए सोलर एनर्जी। तो हमने जर्मनी के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया। बट अदरवाइज ओवरऑल ट्रेड की जब हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन एज अ होल हम डील करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब अगर इंडिया इन तीनों कंट्रीज के एक साथ तीनों को देखता है या इंडिपेंडेंटली देखता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट विच ईच एंड एवरी कंट्री। बहुत बार हमने सबसे बड़ी गलती क्या की है, अफ्रीका को भी हमने यूरोपियन यूनियन की तरह ट्रीट किया है। वी ऑलवेज लुक्ड एट यूरोप एज अ होल कॉन्टिनेंट। लेकिन अगर आप देखें यूरोप में हर एक देश अलग है, अफ्रीका में हर एक देश अलग है, ट्राइबल वॉर चलते हैं उनके बीच में, हर एक देश की कल्चर आइडेंटिटी अलग है, हर एक देश के लोग अलग हैं। तो अगर आप देखें हमारा सबसे ज्यादा कॉपरेशन अगर किसी देश के साथ है वो है साउथ अफ्रीका। बट उसके अलावा आपने हार्डली सुना होगा कि आइवरी कोस्ट, घाना, मोरक्को, ये से देशों के साथ हमारा हार्डली कोई बायलैटरल रिलेशन है। So the possibility of us having a bilateral agreement with this country is very less. समझ रहे हो? रिलेशन मैटर करते हैं। अभी यूरोप के ऊपर चलते हैं, यूरोपाइजेशन ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। यूरोपियन यूनियन ने ऐसा क्या किया कि उनके अंदर इतनी यूनिटी है? व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल इन साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क या बिम्स्टेक या साउथ एशिया या ईस्ट एशिया?
ये पॉसिबल क्यों नहीं है? अगर आप देखेंगे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में भी नहीं जमता है। वो साउथ अमेरिका बहुत बैकवर्ड है इन कंपैरिजन टू नॉर्थ अमेरिका, उनमें भी ये रिलेशन इतने स्ट्रांग नहीं, यूरोप में ही क्यों है? तो देखते हैं। A modern feature of private international law is Europeanization of the subject, by which it is meant the assimilation of member states' private international law rules and the creation of a European area of freedom, security and justice. यूरोप ने पूरे कॉन्टिनेंट को एक ऐसा एरिया डिक्लेयर कर दिया है जहां पे देयर इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कोई भी कहां पे भी कैसे भी जा सकता है, देयर इज सिक्योरिटी एंड देयर विल बी जस्टिस। आप कहीं पे भी केस फाइल कर सकते हैं। मैंने आपको पेटेंट का एग्जांपल दिया था। इंडिया में अगर आपको पेटेंट फाइल करना है तो आप इंडिया में ही कर सकते हो, ऐसी कोई इंटरनेशनल बॉडी नहीं है जिसके पास आप कर सकते हो। यूरोप में आप फ्रांस को बिलोंग करते हो, आप फ्रांस में भी अपना पेटेंट रजिस्टर करवा सकते हो, बट उसके अलावा यूरोपियन पेटेंट ऑफिस भी है जो सारे यूरोप के पेटेंट पे रजिस्टर करवाता है, उसके पास भी आप डायरेक्टली जा सकते हो। इंडिया में वैसा नहीं है। इंडिया में एक ही ऑफिस है जो आप जिस जुरिस्डिक्शन में आप रहते हो वहां पे आपको जाके फाइल करना होगा, आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। यूरोप में है, यूरोप में आप यूरोपियन पेटेंट ऑफिस में जाके पेटेंट फाइल कर सकते हो। इसलिए ऐसा एरिया उन्होंने डिक्लेयर किया जहाँ पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ गुड्स, ऑफ फ्रीडम ऑफ पीपल, फ्रीडम ऑफ सर्विसेज, कोई भी कहीं पे भी जा सकता है, सिक्योरिटी है, जस्टिस है। लीगल बेसिस ऑफ फॉर दिस डेवलपमेंट इज द ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम। ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम इज द फाउंडेशन फॉर यूरोपियन यूनियन। आप बोलोगे सर ये यूरोपियन यूनियन बना कैसे, ये सारे देश पॉलिटिकली कैसे यूनाइट हुए, ये सारे देशों ने कैसे मान लिया कि यूरो विल बी द करेंसी, है ना? यूरो, वहां की करेंसी यूरो है, यूके की करेंसी पाउंड है, हमारी करेंसी इंडियन रुपी है, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपी है, यूएस डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, चाइना में क्या है? येन। यस। तो हर एक देश, वैसे इतने सारे देशों ने एक ही करेंसी कैसे मान ली? दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम। यहाँ पे ये ट्रीटी साइन हुई थी, वहां पे आर्टिकल 61 से 67 तक, इन टर्म्स which the subject of judicial cooperation in civil matters became a matter of European Union law rather than on merely of intergovernmental cooperation. Article 61 to Article 67 of the Treaty of Amsterdam unified private international law for all the countries within European Union. समझ रहे हो? इन्होंने स्पेसिफिकली इस ट्रीटी में बताया है कि जब भी कोई सिविल मैटर होगा, सिविल डिस्प्यूट होगी, उसको सॉल्व करने के लिए गाइडलाइंस दिए गए आर्टिकल 61 टू आर्टिकल 67। ऐसे सार्क में भी है लेकिन देश नहीं मानते, ऐसे बिम्स्टेक में भी है, ओके। लेकिन सबसे सक्सेसफुल मॉडल का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, इस सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम। अभी आर्टिकल 65 देखते हैं, क्या है आर्टिकल 65? Measures in the field of judicial cooperation in civil matters having cross-border implications may be taken insofar as necessary for the proper functioning of the internal market. Internal market, यूरोप का पूरा एक internal market, वहां पे भी शेयर्स है, स्टॉक्स है। तो आप फ्रांस में बैठ के स्विट्जरलैंड के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप ऑस्ट्रिया में बैठ के इटली में कर सकते हो, आप ग्रीस में बैठ के जर्मनी में कर सकते हो। एक ही मार्केट है, यूरोपियन मार्केट, समझ लो। तो कहीं पे भी बैठ के आप उनके इंटरनल मार्केट में क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन की टेंशन ना लिए बिना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑल दिस कंट्री विल कोऑपरेट व्हेनेवर देयर इज जुडिशियल डिस्प्यूट, ठीक है, एंड शैल इंक्लूड इंप्रूविंग एंड सिंपलीफाइंग द रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ डिसीजंस इन सिविल एंड कमर्शियल केसेस। सिंपलीफाई करने के प्रोसीजर्स, जैसे अगर मैं देखूं इंडिया में सीपीसी है, करेक्ट? आप इमेजिन कीजिए, आपको पता है एवरी स्टेट आल्सो हैज इट्स ओन लॉज, स्टेट्स के भी अपने अपने लॉज होते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि हर एक स्टेट का अपना सीपीसी होता, हर एक स्टेट का अपना सीआरपीसी होता, तो क्या होता? कंफ्यूजन। मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में रिंग रोड है, दिल्ली बीच में है, साइड में था रिंग रोड, गोल रोड है जहां से आप किसी भी स्टेट में जा सकते हो, पंजाब, यूपी, गुजरात, राजस्थान, कहीं पे भी जा सकते हो। विद इन 1.5 hours 1 hour आप दिल्ली को छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में चले जाओगे।
आप क्या करोगे, दिल्ली में क्राइम करोगे और दूसरी स्टेट में भाग जाओगे। पुलिस इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट, हर एक का पुलिस अलग, कोऑर्डिनेशन में टाइम जाएगा। ऊपर से अगर केस फाइल होगी, हर एक का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अलग है, हर एक का सिविल प्रोसीजर कोड अलग है, कितने प्रॉब्लम हो जाएंगे, समझ रहे हो? इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हर एक स्टेट का अपना सीपीसी और सीआरपीसी होता तो, हर एक का अपना अपना आईपीसी होता तो, कश्मीर का था पता है ना, वो हमने अभी खारिज कर दिया है आर्टिकल 370 के हटाने के बाद, तो कश्मीर का अपना अपना आईपीसी था बिकॉज इट हैज अ ट्रू फेडरल रिलेशन विद द इंडियन यूनियन, लेकिन वो हटा दिया अभी। समझ रहे हो? तो यूरोप में तो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, हम तो स्टेट्स की बात कर रहे हैं, ऊपर से हर एक देश की सोवरेनिटी है, फिर भी उन देशों ने समझदारी से, अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने ये बोला कि हमारे जो सिविल प्रोसीजर्स होंगे, सिविल प्रोसीजर उसमें हम यूनिफिकेशन लाएंगे, सभी के सीपीसी से, जैसे हमारे यहाँ पे सभी स्टेट्स में सीपीसी एक ही है, सीआरपीसी एक ही, आईपीसी एक ही, इंडियन एविडेंस एक्ट एक ही है ना? बट हाँ, थोड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, रेंट एक्ट, ट्रैफिक एक्ट, वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है हर स्टेट में, वो चलता है। बट सिविल एंड कमर्शियल केसेस में यूनिफिकेशन होगा। Promoting the compatibility of the rule applicable in the member states concerning the conflict of laws and of jurisdiction and eliminating obstacles to the good functioning of civil proceedings. कोई भी अगर obstacle है, किसी भी देश में अगर ऐसा कोई प्रोसीजर है जिसकी वजह से यूनिफाई नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आप हटा दीजिए, उस ऑब्स्टैकल को आप हटा दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी सोवरेनिटी इंपैक्ट हो रही है, 100% हो रही है, ओके? If necessary, by promoting the compatibility of the rules on civil procedure applicable in the member states. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेट्स को अपने सिविल प्रोसीजर्स, कमर्शियल केसेस, कॉन्ट्रैक्चुअल केसेस को सॉल्व करने के लिए अपने जो प्रोसीजर्स हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, लॉज हैं, उनमें यूनिफिकेशन किया गया है थ्रू द ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम एज पर आर्टिकल 64। तो उनके सारे देश ये ट्रीटी को फॉलो करते हैं। इट्स लाइक देयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये ट्रीटी फॉलो करना पड़ता है। विल स्टॉप हियर। समझ में आ रहा है कैसे यूरोप में एक ट्रीटी तो सभी देशों ने मान लिया कि सिविल केसेस हम ऐसे सॉल्व करें। ओके, उसके डिटेल में जाएंगे, हमें पता होना चाहिए कैसे यूनिफाई है बस।